नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। यही कोई 30-35 साल पहले की बात है जब लाल इमली का खासा क्रेज हुआ करता था। इसकी बहुत डिमांड हुआ करती थी। सर्दियों के दिनों में यूपी बिहार में लोग दुकानदारों से लाल इमली के वुलन क्लॉथ की डिमांड करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ लाल इमली गुमनामी में खो गया। मिल बंद हो गए। नीति आयोग तक ने परमानेंट शट डाउन कर देने तक का फैसला ले लिया, लेकिन योगी ने दोबारा लाल इमली को दोबारा शुरू करने की बात कही। ये लाल इमली आखिर है क्या, और योगी क्यों लाल टोपी पर इसे लेकर प्रहार कर रहे हैं? आज आपको लाल इमली की पूरी कहानी बताऊंगी। साथ ही कोलकाता कांड पर बंगाल में क्यों बवाल मचा हुआ है और कैसे टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी का ताला लगाओ अभियान आखिर क्या है? कैसे कोलकाता की लड़ाई अब परिवार पर आ गई है, और सीबीआई ने अब किसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, और लाई डिटेक्टर टेस्ट में अब तक क्या निकलकर सामने आया, पूरी जानकारी राजधर्म में आपके सामने होगी। खबर उत्तराखंड से भी, जहां मोनू उर्फ वसीम की मौत का सच क्या है ये आज आप जानेंगे। मोनू उर्फ वसीम तालाब में डूब गया या उसे डुबोकर मार दिया गया? उत्तराखंड की पुलिस क्या कह रही है? उत्तराखंड में भी असम मॉडल को अपनाया जा रहा है। आज उसके एक एक पॉइंट को आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले बात आज यहीं से रुड़की से ही शुरू कर देती हूं। उत्तराखंड का रुड़की, जहां पर मोनू उर्फ वसीम की मौत को लेकर लगातार सुर्खियां बनती रही। 5 दिन पहले उत्तराखंड के रुड़की में एक तालाब में एक मुस्लिम लड़के की लाश मिली। तालाब में जिस शव को बरामद किया गया उसकी पहचान मोनू उर्फ वसीम के रूप में हुई। ये इस वक्त इसका ताजा वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड में असम मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है। इस पर हो रही पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पूरी कहानी आपको समझाती हूं कि आखिर पूरा सच क्या है। यह मामला 24 और 25 अगस्त की रात का है, जब एक लड़के ने तालाब में छलांग लगा दी। बताया गया कि गौ संरक्षण स्क्वाड से बचने के लिए वो तालाब में कूद गया, जिससे उसकी जान चली गई। मामला पुलिस से पहुंचा। अगले दिन पुलिस ने गोताखोरों की मदद के साथ शव को तालाब से बाहर निकाला। जिस मोनू उर्फ वसीम का शव तालाब से निकाला गया, उसके परिजनों का आरोप यह है कि पुलिस ने पहले मोनू की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे तालाब में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिस मोनू उर्फ वसीम की डेड बॉडी तालाब में मिली है, अब मैं वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। देखिए, इसकी डील डॉल को जब आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक हट्टा कट्टा नौजवान दिखाई देता है। इसके डोले तो देख के ऐसा लग रहा है कि खूब जिम भी करता होगा। परिवार वालों का भी यही तो आरोप है कि उनका बेटा, जो कि इतना ताकतवर था, अच्छा खाता पीता लड़का था, वो जिम का ट्रेनर था। मोनू उर्फ वसीम की मौत आखिर कैसे हो गई? परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का आरोप है कि मोनू उर्फ वसीम तालाब में डूबकर नहीं मरा है, बल्कि उसे डुबोकर मारा गया है। वो गौ संरक्षण स्क्वाड की उस थ्योरी को भी नकार रहे हैं कि मोनू उर्फ वसीम गौ तस्करी करता था। परिजनों का कहना है कि गौ संरक्षण स्क्वाड ने मोनू की पहले बेरहमी से हत्या की और फिर उसे तालाब में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मोनू उर्फ वसीम की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पहले मोनू उर्फ वसीम को गोली मारी गई और फिर उसे तालाब में फेंका गया। फिर यह कहा गया कि उसके हाथ पैर बांधकर उसे तालाब में फेंका गया। किसी ने यह कह दिया कि उसके दांत तोड़ दिए गए। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको मोनू की डेड बॉडी को देखना होगा। उसके कुछ हिस्से को इस वक्त मैं ब्लर करके आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि वो तस्वीरें हम पूरी आपको नहीं दिखा सकते। यह वीडियो उस वक्त का है जब वसीम के शव को तालाब से बाहर निकाला जा रहा था। वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, उसका पांव बंधा हुआ नहीं था। यानी कि सोशल मीडिया पर एक थ्योरी जो ये चल रही थी कि मोनू के हाथ पैर बांधकर उसे फिर तालाब में फेंका गया, ऐसा नहीं है। उस दावे में तो दम नहीं दिखाई देता। वसीम की मौत लेकिन कैसे हुई, इसे लेकर तो सवाल है। उसकी हत्या की गई या फिर उसकी मौत महज एक हादसा थी?
जब गौ संरक्षण स्क्वाड से इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने 24 और 25 अगस्त की घटना के बारे में जो जानकारी दी, आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूं कि क्या वहां से रिएक्शन आ रहा है। जो गौ संरक्षण स्क्वाड है वो ये कह रहा है कि उन्हें एक सूचना मिली कि मोनू और वसीम गौ मांस लेकर स्कूटी से जा रहा है, जिसके बाद गौ संरक्षण स्क्वाड की टीम ने उसका पीछा किया। दावा किया गया कि स्क्वाड टीम को देखकर मोनू ने अपनी स्कूटी को छोड़ दिया और फिर उसने तालाब में छलांग लगा दी और तालाब में डूबने की वजह से मोनू की मौत हो गई। पुलिस की इस थ्योरी पर कांग्रेस पार्टी को शक है और वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का दावा यह है कि वो अच्छा खासा तैराक था, वो डूब कैसे गया? आप लोग क्या सवाल उठा रहे हैं? उसकी डेड बॉडी पर, उसके मुंह पर चोट के निशान थे, दांत टूटे हुए थे, पैरों में रस्सी के निशान थे और जब उसको तालाब से निकाला गया तो पैर बंधे हुए थे। पुलिस ये कह रही है कि वो डूब कर मरा, तो पैर बंधा हुआ आदमी कैसे डूब कर मर सकता है? क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका कुछ नहीं था, अब तैरना भी जानता था, तो वो बचाओ की जब वो शोर मचा रहा था उसके चोट लगी होगी, तो इन्होंने, हमारा मानना है कि पुलिस ने उसको पीट कर तालाब में फेंक दिया। जब उसको बचाने की कोशिश की गई तो वहाँ कोई प्राइवेट व्यक्ति था पुलिस के साथ, उसने कहा कि मैं गोली मार दूंगा अगर आपने इसे बचाने की कोशिश की, किसी ने इसे बचाने की कोशिश की। कि वो उसको मरने क्यों दिया गया? अगर या तो पुलिस ने मारकर उसे तालाब में फेंका या वो खुद मरने गया, पुलिस की निगाह के सामने, पुलिस की मौजूदगी में वो उसको क्यों मरने दिया गया जब पुलिस वहाँ मौजूद थी? आप क्योंकि डीजीपी से भी मिले हैं और बहुत सारे और आला अधिकारियों से भी, क्या उनका कहना है? जांच का कोई आश्वासन, क्या चीज़ है? हमने उनसे कई बातें अलग अलग रखी। पहली बात तो ये है कि इसमें मृतक को इंसाफ मिलना चाहिए, किसने उसको मारा, किन परिस्थितियों में वो मरा, उसको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन पुलिस वालों की मौजूदगी में ये हुआ उन पर सबकी शक की निगाह उन पर जा रही है। दूसरा, फिर जब ये कांड हुआ तो पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए गांव वासियों पर 2-3 मुकदमे कर दिए। मोनू की मौत तालाब में डूबने से हुई या फिर उसे डुबोकर मारा गया, इस पर सियासत हो रही है। आपने सुना, कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ये दावा कर रहे हैं कि वसीम को जानबूझकर पैर बांधकर तालाब में फेंका गया, जबकि जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई उसमें वसीम के हाथ पांव बंधे हुए नहीं थे और इतनी भीड़ के बीच में उसकी डेड बॉडी को पानी से निकाला गया। अब इसे लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लीडरशिप में कांग्रेस का एक पूरा डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद भी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। ये सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। फ्रंट लाइन के ऊपर कांग्रेस के तमाम हमारे लीडर खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि हर कीमत पर, हर सूरत में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं, कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश भी ना करे। हम लोकतंत्र के तरीकों में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को सड़क पर, सदन में और अदालत में, सब जगह मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वक्त बदलता है, आज नहीं बदलेगा कल बदलेगा, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। जिस मोनू और वसीम को उसका परिवार जिम ट्रेनर बता रहा है, उसके बारे में जब इंडिया टीवी की टीम ने तफ्तीश की तो पता चला कि इस फैमिली पर गौ तस्करी के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। मोनू और वसीम पर भी गौ तस्करी के मामले में यह मुकदमा दर्ज था। अगर वसीम की फैमिली की बात करें तो उसके पिता नसीम पर गौ तस्करी से जुड़े हुए 8 मामले हैं। वसीम एक चाचा इसरार के बेटे सलमान के खिलाफ तो 3 मुकदमे दर्ज है, तो वहीं वसीम के चाचा निसार के खिलाफ 5 मुकदमे पहले से हैं। वसीम के चचेरे भाई पर 28 मुकदमे हैं। एक और चाचा शब्बीर के बेटों के खिलाफ तो 6 मामले दर्ज हैं। मतलब ये
कि जो लोग इसे गौ तस्करी का मामला नहीं बता रहे हैं उन्हें इस डेटा को भी देखना चाहिए, जिससे ये समझ में आएगा कि हो सकता है कि पूरा मामला गौ तस्करी से ही जुड़ा हो, वसीम भी गौ तस्करी में शामिल रहा हो। इसके खिलाफ भी क्योंकि मुकदमा पहले से दर्ज था, लेकिन इस मामले में उत्तराखंड पुलिस पर आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने वसीम को डुबो कर मार डाला। इस पर उत्तराखंड पुलिस की भी सफाई सामने आई है। वो सफाई क्या है, आइए आपको बताती हूँ। उत्तराखंड पुलिस का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गोली की कोई बात ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है। साथ ही पुलिस की गोली लगने की, हाथ पैर बंधे होने वाली थ्योरी को भी पुलिस गलत बता रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। अब पुलिस का कहना यह है कि जो इस तरीके की झूठी बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरा क्या मामला है, शुरुआत में क्या जानकारी मिली? ये गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत एक गौवंश स्क्वाड प्रत्येक जनपद में बनाया गया है। 24 तारीख की रात को भी करीब हमारी जो गौवंश स्क्वाड है उसके पास ये सूचना थी कि जो ये गांव है माधोपुर, उसमें ये इस तरीके की घटना सुनने में उनको आया था कि भाई वहाँ गौवंश को काटा जाने की एक सूचना थी। उसी सूचना पर ये लोग वहाँ मौके की ओर गए थे। तो इस बीच जब वहाँ ये चेकिंग कर रहे थे तो एक युवक जो स्कूटी से आ रहा था और उसके द्वारा जब ये इस चेकिंग से बचने के लिए उसके द्वारा स्कूटी को पहले भगाया गया। उसके बाद आगे जाके स्कूटी फिसलने से उसके बाद वो लड़का वहीं उसके पास एक तालाब था, उसके तालाब को उसको तैर के पार करने की स्थिति में, क्योंकि करीब रात के 1:30 बजे के आसपास की घटना है, पहले उस युवक को वहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद उसका तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी एक बड़ा रिएक्शन आया है। ये रिएक्शन शिवाजी की प्रतिमा टूटने पर आया है। जी हां, सिंधुदुर्ग के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर उनकी ये माफी है। सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अभी पिछले साल ही इस मूर्ति का अनावरण किया था। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री राजीव रंजन सिंह जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए खुद इन पर्सन माफी मांगी। वो अपमान पर माफी मांग रहे हैं, शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांग रहे हैं। सिंधुदुर्ग में आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई, वो हवा का दबाव नहीं झेल पाई, वो टूट गई और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भरी जनसभा में माफी मांगी। मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ
मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र के लिए लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। यहां समुद्र के तट भी है। इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है। तो जिस घटना पर इस वक्त महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही थी, एनसीपी का अजीत गुट भी जिस पर लगातार अपनी ही सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे थे,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले पर हो रही राजनीति पर एक बार में एक बयान के साथ पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे संस्कार अलग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए आराध्य की तरह हैं। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु दुर्ग की घटना का जब पूरा उल्लेख कर रहे थे, इतनी बड़ी जनसभा के बीच में वो मौजूद थे। 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में इस प्रतिमा का अनावरण हुआ था। 3600 करोड़ की लागत से बनी थी ये मूर्ति और इसलिए हैरानी है और इसलिए राजनीति भी हो रही है कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी आखिर क्वालिटी में कहां कमी आ गई। इंजीनियर ने क्या कमी कर दी या प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या गलत किया जिसकी वजह से ये प्रतिमा गिर गई। इस प्रतिमा के गिरने के बाद से अजीत पवार ने भी माफी मांगी। इस केस में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी जनसभा के बीच में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी। उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए आराध्य की तरह है। सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस माफी के बाद क्या सियासत खत्म होगी। आइए एक बार आपको फिर सुनाते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधु दुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में
सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। और अब बात कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक मचे हुए सियासी बवाल की। डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर को लेकर फुल ऑन सियासत हो रही है। बीजेपी आज फिर कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रही है, ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी राज्य महिला आयोग की ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंची है। बीजेपी ने राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर ताला जड़ने का ऐलान किया है, तो उधर आज टीएमसी भी सड़क पर है। थोड़ी देर में टीएमसी का स्टूडेंट विंग का बीजेपी के खिलाफ कोलकाता के अलग अलग कॉलेजेस के गेट पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। बंगाल में जारी सियासी बवाल के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज दिल्ली में हैं। थोड़ी देर पहले सीवी बोस गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उन्हें बंगाल में मौजूदा हालात की जानकारी दी। वहीं कोलकाता कांड में घिरी ममता बनर्जी ने आज पीएम मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने लेटर में क्या लिखा वो भी आपको बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि संदीप घोष पर कैसे शिकंजा कसा, सीबीआई ने अब किसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, ये पूरी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन पहले प्रदर्शन की तस्वीर देखिए। हाथों में ये एक ताला लिए हुए आप देखिए जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। कोलकाता पुलिस की टेंशन बहुत बढ़ी हुई है क्योंकि एक और बीजेपी की महिला विंग सड़क पर उतरी है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी का स्टूडेंट विंग भी आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। महिला आयोग में तालाबंदी के लिए बीजेपी की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता नेताओं को आपने देखा वो सड़कों पर नारेबाजी कर रही हैं। कोलकाता मामले में बीजेपी की महिला विंग पश्चिम बंगाल महिला आयोग की कथित निष्क्रियता को लेकर मार्च कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो महिला आयोग के ऑफिस को बाहर से ताला लगाने के लिए जा रही है। तो वहीं टीएमसी के स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता कोलकाता के अलग अलग कॉलेजेस जैसे विवेकानंद कॉलेज, बेहाला कॉलेज, न्यू अलीपुर कॉलेज, रॉबिन मुखर्जी कॉलेज में आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस बात का ऐलान तो खुद ममता बनर्जी ने किया था। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी की महिला मोर्चा सड़क पर है। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालकर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। मुझे फांसी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो यही है ममता बनर्जी का घिनौना राजनीति। ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री डर गई है। डरना ही स्वाभाविक है क्योंकि आज ये गण आंदोलन हो गया। बंगाल के लोग रास्ते पे उतर आए हैं कि ये अत्याचार नहीं चलेगा, ममता बनर्जी आपका रेजिग्नेशन चाहिए। ममता डर गई है, ममता का पुलिस भी डर गई। डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन की सियासत के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ आज से काउंटर प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। आज से अगले 3 दिन तक टीएमसी बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। आज टीएमसी का स्टूडेंट विंग मैदान में उतरा है, कॉलेज गेट पर प्रोटेस्ट कर रहा है। तो कल टीएमसी की तरफ से हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर को टीएमसी का महिला मोर्चा भी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए सड़क पर उतरेगा।
ममता बनर्जी पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हैं। बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उसकी वजह से पहली बार ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। 10 दिन के अंदर ममता बनर्जी ने दूसरी बार पीएम को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 22 अगस्त को भेजी गई अपनी चिट्ठी का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मोदी के बदले उन्हें भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन उसमें भी उनकी तरफ से उठाए गए मुद्दों पर गंभीर ध्यान नहीं दिया गया। आइए पूरे ग्राफिक्स आपके सामने रखती हूं, बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं, जहां ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी में क्या बातें हैं आप देखिए। पहली मांग तो यही है कि रेप से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग ममता बनर्जी की ओर से उठाई गई। केंद्रीय स्तर पर यह कानून बनना चाहिए। दूसरी मांग, कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि हमारे देश में हीनियस क्राइम, हीनियस मर्डर, हीनियस रेप को लेकर पहले से ही सजाओं का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहती हैं, इसलिए वो इस तरीके का पत्र लिख रही हैं। तीसरी मांग, तय समय सीमा में मामलों का निपटारा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी वो मांग कर रही है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन बीजेपी ममता की कमिटमेंट पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए कभी एंटी रेप लॉ लाने की बात करती हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चिट्ठी लिख देती हैं। तो केंद्र से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो दिया गया था आपको ओपन करने के लिए, आप क्यों नहीं किए? क्या मकसद था आपका? इसके पहले इतना मर्डर हुआ, इतना रेप हुआ, आप एक एक अगर गिनती करवाएं तो आपका घंटों लग जाएगा। इनके सरकार में जो हुआ, आप कहाँ गया था? जनता जब सड़क पे आ गई, जब एकदम, मैं देख रहा था धरना मंच में एक 2.5 साल की बच्ची आई थी, वो भी बोल रही है वी वांट जस्टिस। आप सोच के देखिए, 2.5 साल की बच्ची, मैं भी नहीं सोच रहा था, जो बात मतलब सिर्फ बात करने के लिए सीख रही है, ऐसे बच्ची बोल रही है। क्यों बोल रही है? बंगाल का माहौल तैयार हो गया है, लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी नहीं चाहिए। और अब इसमें ये बौखला के डेली कुछ ना कुछ चिट्ठी पत्र करके माहौल को ये गर्म करना चाहती है, लोगों को गुमराह करना चाहती है। लोग नहीं गुमराह होंगे, चिंता मत करिए। बंगाल से इसको जाना ही पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। कोलकाता केस में जमकर सियासत हो रही है, लेकिन इंसाफ अभी भी इंतजार में है। पीड़िता के मां बाप हर रोज जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता। इस पूरे मामले को लेकर जो ममता बनर्जी का रवैया है, जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर कोलकाता पुलिस ने लाठियां बरसाई, उसके बाद पीड़िता की मां ने भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। উনি যেটা কালকে বলেছেন ওটা আমার ভালো লাগেনি। পরিবার চায় না বিচার, এটা কি? আমার মেয়ে চলে গেছে, আমি বিচার চাইবো না? দুনিয়ার কোটি কোটি লোক বিচার চাইছে আর পরিবার বিচার চায় না। কোটি কোটি বিশ্ব আমার মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে, তারা এত আন্দোলন করছে এবং আমরা তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করছি এবং আমি চাইছি যে আমার মেয়ের যতদিন বিচার না পায় ততদিন যেন তারা সেই আন্দোলন চালিয়ে যায়। সেখানে উনি বলছেন পরিবার বিচার চায় না এবং সে এটাও বলেছেন যে আন্দোলনকে জল ঢেলে দেওয়া হবে। আমার মনে হয় ওনার তো ছেলে মেয়ে নেই, তাই উনি সন্তানহারা বাবা মার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছেন না, তাই হয়তো উনি এই কথা বলছেন। ये बात तो सही है। एक माँ बाप के दिल पर जो बीतती है वो केवल माँ बाप ही समझ सकते हैं, बाकी तो सिर्फ अंदाजा लगाने का काम ही कर सकते हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई लगातार एक्शन में है। सीबीआई ने आज फिर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए बुलाया है। संदीप घोष से सीबीआई अभी भी पूछताछ कर रही है। इस केस में उसका क्या रोल है, क्राइम सीन के साथ क्यों छेड़खानी हुई, ये सब कुछ सीबीआई संदीप घोष से बार बार पूछ रही है। सीबीआई ने आज 14वें दिन संदीप घोष से पूछताछ की और अब तक कुल 160 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। उधर सीबीआई की एंटी क्राइम ब्रांच करप्शन केस में भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। इस मामले में ईडी भी केस दर्ज कर चुका है और आईएमए भी संदीप घोष को पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया था। वारदात वाली रात आर्जिकर अस्पताल में तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इस केस में सीबीआई अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है, जिसमें संजय रॉय, उसका 2 सिविक वॉलंटियर सौरभ, कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्त शामिल है। इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है।
वहीं आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों का कहना यह है कि राज्यपाल बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में गृह मंत्री को सूचना देने के लिए आए थे। बोस ने कोलकाता रेप मर्डर कांड, रेप को लेकर मृत्युदंड पर विशेष विधेयक, ममता बनर्जी के बयान समेत राज्य के पूरे हालात पर गवर्नर ने अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इन दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। और आइए अब आपको कोलकाता से उत्तर प्रदेश लेकर चलती हूं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माहौल उतना ही गर्म है, ठीक वैसे जैसे चुनावों में गर्म होता है। योगी आदित्यनाथ तो मिशन मोड में ही है, प्रचार कर रहे हैं। 10 में से 6 सीटों पर वो पहले ही प्रचार कर चुके हैं। इस बार कानपुर के सीसामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने लाल टोपी से लेकर लाल इमली को लेकर सपा और कांग्रेस के नेताओं की कुंडली खोली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की टोपी लाल है, लेकिन उनके नेताओं के कारनामे काले हैं। अखिलेश यादव ने भी योगी पर करारा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वो इससे चिढ़ते हैं। प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। योगी के आरोपों के कुछ घंटों के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। अखिलेश यादव ने ना मोहित खान के बारे में कुछ कहा, ना नवाब सिंह यादव पर कोई टिप्पणी की। बस कुछ बोले तो वो लाल रंग और काले रंग को लेकर बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग का मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है, वो अक्सर इस रंग से दुर्भावना रखते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने लाल रंग को दैवीय शक्तियों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिन्हें अपनी शक्ति ही बड़ी लगती है वही लाल रंग से चिढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने काले रंग को लेकर भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि पश्चिमी देशों में काले रंग को नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में काला रंग सकारात्मक होता है। इसलिए छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काले रंग का टीका लगाया जाता है। अभी उपचुनाव का ऐलान होना बाकी है। अभी से ये आलम है, आप कल्पना ही कर सकते हैं कि चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद योगी और अखिलेश यादव में कितनी तीखी जुबानी जंग होने वाली है। वैसे दोनों के बीच जुबानी जंग तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही जारी है। योगी ने हाल ही में बांग्लादेश पर जब हिंदुओं पर हमले के बाद ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अखिलेश यादव ने योगी को एक नसीहत दी कि वो केंद्र सरकार के काम में दखल ना दे। योगी ने लखनऊ में छेड़खानी का मुद्दा यूपी विधानसभा में उठाया था। उन्होंने कहा कि आरोपियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। तो अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं के बचाव में सामने आ गए और उसे क्लीन चिट दे दी थी। और इसी तरह जब कन्नौज में सपा नेता रेप की कोशिश में पकड़े गए तो योगी ने इसे समाजवादी पार्टी का कन्नौज मॉडल बताया था। कन्नौज को हेडलाइन में लाने के लिए धन्यवाद, अखिलेश यादव ने पलटवार किया था। योगी ने अपनी रैली में एक और लाल शब्द का इस्तेमाल किया। इसका संबंध कानपुर की मशहूर फैक्ट्री से था।
योगी ने कानपुर की लाल इमली फैक्ट्री का जिक्र किया और कहा कि बंद हो चुकी यह फैक्ट्री कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक की निशानी है, लेकिन उनकी सरकार इसे चालू करेगी। कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। लाल टोपी वाले बयान पर अभी अखिलेश यादव ने योगी का मजाक उड़ाया। अखिलेश यादव ने विवादास्पद बयान दे दिया है, सुनिए। चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं, जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिर क्या नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है।